हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गैंगवार डियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा। आज से आप लोगों का सारा रिवीजन बोले तो 50 डेज का जो प्लान है वो प्लान हम लेकर के आए हैं। जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट, इस तरीके से। ठीक है, पूरे के सारे केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर को हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आइए बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा आपको मैं पहले बता दूं। इसमें हमारा जो प्लान है उसमें क्या है कि थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा, क्योंकि 50 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। उसमें हमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री को क्या करवाना है, पूरा कवर करवाना है। तो इसके लिए पूरा विस्तृत नॉलेज तो हम नहीं दे पाएंगे फिलहाल, क्योंकि वक्त की थोड़ा सा क्या है नज़ाकत को देखते हुए इस तरीके का कुछ डिसीजन हम लोगों ने लिया है। तो फिलहाल क्या कहते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन होगा, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी PYQ होंगे वो सब भी हम आपको यहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा लेक्चर जो होगा थोड़ा फास्ट होगा, और उसके साथ साथ और जो पॉइंटेड जो मेन चीज़ें हैं वही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और फालतू चीज़ों को डिस्कस करने का ना आपके पास वक्त है ना मेरे पास वक्त है, और वक्त को अभी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ध्यान रखते हुए इस ऐसे प्लान हम लोगों ने किया है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो आज का क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहला हमारा टॉपिक है। इसमें हम बहुत ही बेसिक से चलेंगे लेकिन बहुत हाई ग्रेड तक हम जाएंगे। ठीक है, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएं, आपसे हो जाएं बड़े आसानी से, वरना फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम फंडामेंटल पार्टिकल से बात करेंगे, एकदम शुरुआत से कि एटम क्या होता है, और एटम के बाद फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे वो हम खुद करने ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बात करेंगे बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक दो पॉइंट हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लो। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट इनके अकॉर्डिंग ये होगा कि एटम क्या होते हैं? हमारे अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं, सबसे अंतिम कण होते हैं किसी भी क्या कहते हैं मैटर का। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन वो क्या होता है? एटम होता है। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एटम होता है वो हमारा क्या होता है? अल्टीमेट पार्टिकल होता है। क्या होगा मेरा भैया? अल्टीमेट पार्टिकल। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और इनके अकॉर्डिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है हमारी वो बेस्ड ऑन होती है, यानी किस पर बेस्ड होती है? तो कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा क्लियर कर लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा पॉइंट आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और तीसरा होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इतने पॉइंट हमारे डाल्टन्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। तो हमने क्या बताया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात किया जाए। डाल्टन साहब ने बताया कि एटम क्या होता है बेटा? अल्टीमेट पार्टिकल होता है। और जो हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो हमारी किस पर बेस्ड होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पर, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पर, इस तरीके से। और चौथा ऑप्शन आपको इस तरीके से क्या कहेगा? आल, तो क्या लगा देना? आल लगा देना। ठीक है, ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर हम आगे बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल बाद में जब डिस्कवरी हुई तो ये भी पता चला कि नहीं, एटम हमारा अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है। बाद में ये पता चला कि कुछ और भी पार्टिकल हैं जो मिल करके एटम का फॉर्मेशन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल।
क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे बेटा क्या क्या हुए, इसका मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे, एक हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारा कौन हुआ, प्रोटॉन, तीसरा हमारा हुआ क्या, न्यूट्रॉन। इस तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसका मतलब हमारा जो एटम होता है वो कांस्टेंट होता है, बोले तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अब इन तीनों लोगों के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, बोलो मेरा भैया, इस तरीके से यहाँ पर। और हम दूसरा प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, H+ इस तरीके से दिखा दिया जाता है, या 1H1 दिखा दिया जाता है। और हम तीसरी बात करेंगे न्यूट्रॉन 0N1, ठीक है। यहीं पर हम थोड़ा सा बस जल्दी से इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो भैया जल्दी से, इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, जे थॉमसन साहब ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन साहब ने किया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था, गोल्डस्टीन। क्या बताओगे बेटा, जल्दी से बताओ, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। और अगर नाम की बात किया जाए, डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने, डिस्कवरी की बात कर रहा हूं, मेरी बातों को सुनते रहना। लेकिन नेम्ड बाई, अगर हमसे कहा जाए नेम्ड बाई, किसने नाम दिया था, तो बताओगे रदरफोर्ड। क्या बोलोगे मेरा भैया, रदरफोर्ड। क्योंकि ये बात याद रखना, ठीक है, नाम देने वाला पिता नहीं होता। अभी तक क्या करते थे आप लोग, ये जानते थे ईटा पर नाचे, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन की बात कर लो, पर बोले तो प्रोटॉन रदरफोर्ड, और नाचे बोले तो न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। लेकिन ये बचपन का जमाना था, हम क्या करते थे, जो हमारे चाचा हुआ करते थे, क्योंकि चाचा के बच्चे भी उनको पापा बोलते थे तो हम भी बोल दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब वो आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो क्या बताओगे, गोल्डस्टीन ने। और नेम्ड किसने रखा, बोले तो नाम किसने दिया, तो क्या बताओगे, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात किया जाए तो किसने किया था भैया, चैडविक साहब ने किया था। किसने किया था, चैडविक, ठीक। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो -19 पॉइंट क्या होगा, 6 × 10 की पावर माइनस, सॉरी, इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहां पे जो चार्ज होता है वो चार्ज हमारा क्या होगा, -1.6 × 10 की पावर माइनस, क्या लिखोगे मेरा भैया, 19 कूलाम होगा। क्लियर हुआ। यहीं पर चार्ज जो है वही सेम हमारा प्रोटॉन का भी वही होगा, कितना, बस सिर्फ प्लस लगा देना, बस 1.6 × 10 की पावर माइनस क्या होगा, 19 कूलाम। और अगर मैं यहां पर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो कोई चार्ज नहीं होता, इस पर क्या होता है मेरा भैया, 0 चार्ज होता है। इस वजह से यहां पर ये बात आ गई। अगर मैं, ये तो हमने कहा था चार्ज के बारे में, अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो कितना होता है, 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 कूलाम, सॉरी किलोग्राम होगा। बोलो मेरा भैया, इसका होता है 1.67 × 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होगा। और इस तरीके से यहां पर 1.67, यहां पर माना कि 3 है, तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कर लेना बस, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का सारी प्रॉपर्टी लिख दिया। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, चैडविक साहब ने। चार्ज होता है -1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सेम चार्ज हमारा किस पर होता है, प्रोटॉन पर भी होता है। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है। और जो हमारा न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो हमारा क्या होगा, 0। मास की बात कर लिया जाए 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होगा। और यहां पर क्या होगा, 1.673 × 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होगा बेटा, ठीक है। और न्यूट्रॉन का सेम चार्ज भी रख सकते हो, सॉरी सेम क्या कहते हैं, मास रख सकते हो, ठीक है। क्यों, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों में कहा जाए कि दोनों में मास किसका ज्यादा, तो आप क्या बताओगे, न्यूट्रॉन का ही बताओगे, प्रोटॉन का नहीं बताओगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, बस इतना काफी है। इस तरीके से सारी चीजें हो गई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चार्ज अपान क्या कहते हैं, मास का रेशियो, इस यानी इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलेंगे मेरा भैया, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज अगर हमसे पूछा जाएगा, चार्ज अपान मास का रेशियो होगा। आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, मास के। तो जिसका मास हमारा, अच्छा, मास का अगर आर्डर हमसे पूछा जाएगा तो मास के आर्डर में
अगर आपसे ये पूछा जाएगा किसका सबसे ज्यादा होता है, तो बताओगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का होगा, और किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अब तुमसे स्पेसिफिक चार्ज अगर आपसे पूछा जाता है, तो स्पेसिफिक चार्ज के केस में चार्ज अपॉन मास लगाओगे। तो अब चार्ज क्या होता है आपको बता दिया, मास भी क्या होता है आपको बता दिया, ठीक है, आप कर लेना, ठीक है, वरना इसमें सॉल्व करेंगे बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा बेटा, फिर आप लोग भी इरिटेट होते हो कि यार ठीक है इतने टाइम में हमारा इतना ही हो पा रहा है, क्योंकि आप पन्ने गिनते हो ना, इसीलिए साल गिनते हो, लेकिन क्या किया जाए, फिलहाल वक्त भी नहीं है। यहां पर फिलहाल इस तरीके से बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अगर हमसे कहा जाएगा, क्या कहेगा, स्पेसिफिक चार्ज, जब हमसे स्पेसिफिक चार्ज बोलेगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा कि प्रोटॉन का ज्यादा कि न्यूट्रॉन का ज्यादा, तो आप देख सकते हो जिसका मास हमारा कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मास सबसे कम किसका था, इलेक्ट्रॉन का था। कितना था बेटा, जल्दी बताओ मुझे, क्या था, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इस वजह से यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, क्या होगा, फिर न्यूट्रॉन का होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने आपको बताया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लेना दिमाग पे कि मास हमारा न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा, प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। क्लियर हो गया सारी बातें, आगे बढ़ूं मैं, इस तरीके से इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हमने जितनी चीजें बताई है उसको बस थोड़ा सा समराइज करके, जिस तरीके से मैं आपको बात कर रहा हूं वैसे ही करना होगा। क्लियर है, तो हमने क्या क्या आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया। आइए लगे हाथ हम इसमें थोड़ा सा और भी चीजें हम बता देते हैं। बेटा जल्दी से आ जाओ, एटॉमिक नंबर, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, बताओ, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कि प्रोटॉन के बराबर होता है, जल्दी बताओ मेरा भैया, कि बताओ इस तरीके से दोनों के बराबर होता है, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है और किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर भी होता है। किसकी वैल्यू, एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से दिखा रहे हैं। बात समझ में आया। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो सोडियम की बात कर लो, तो सोडियम के अंदर अगर हमारा ये कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है बेटा, जल्दी बताओ, न्यूट्रल एटम है, तो सोडियम क्या होता है, 11 होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 11 हो जाएगी और 11 हो जाएगी, और प्रोटॉन की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अभी थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी। क्या दिक्कत आएगी, अगर हमसे कहा जाए इस केस में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों लगाओगे, लेकिन ऑलवेज बोलेगा तो केवल प्रोटॉन लगाओगे, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, अब यहां पे देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लगा देता हूं, इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा क्या है मेरा भैया, प्रोटॉन। यहां पे थोड़ा सा देखो, एग्जाम्पल लेता हूं, तो यहां पे क्या है, मान लीजिए इस तरीके से सोडियम को हमने सोडियम प्लस ले लिया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन घटता है और नेगेटिव चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। लेकिन प्रोटॉन के नंबर पर कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन हमारा कहां पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता भी होगा। फिलहाल ये इस तरीके से यहां पर ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इस केस के लिए, ये तो न्यूट्रल के लिए चलो ठीक था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, क्लियर हुआ। लेकिन अगर हमसे न्यूट्रल नहीं बोला, तो अगर ऑलवेज टर्म बोलेगा तो सिर्फ प्रोटॉन लगाना, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। इसका मतलब ये बात अल्टीमेटली क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर हो जाना चाहिए मेरा भैया, थोड़ा सा बात करो मुझसे, क्या करो, बात करोगे कि एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर हमेशा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है अगर वो एटम हमारा कैसा है, न्यूट्रल है तब, अदरवाइज हमारा इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, मास नंबर। मास नंबर को हम ए से दिखाते हैं। फिलहाल यहां पे अगर मैं इस तरीके से बात करूं, कोई सा भी एटम यहां ले लो, तो जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मास नंबर हो गया। तो मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या चीज, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये हो गया हमारा न्यूक्लियस है, और ये हमारा क्या है, कोई एटम है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन भी पाए जाते हैं। इसका मतलब जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ये अंदर वाला न्यूक्लियस को बनाया, बाहर की इस तरीके से ऑर्बिट को दिखा दिया मैंने, तो यहां पे मास नंबर जो ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी Z प्लस किसके बराबर होगी, N के बराबर हो जाएगी। क्लियर है,
इस तरीके से आपके दिमाग पर फीड हो जाना चाहिए कि मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर आयंस पाए जाते हैं, वो आयंस कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन और क्या? प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, या फिर न्यूट्रॉन प्लस बोले तो क्या? प्रोटॉन। अच्छा, प्रोटॉन हमने क्या बताया था इससे पहले कि प्रोटॉन हमारा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर तो हमने Z+N लिख दिया है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, यहां पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा कुछ इसी से रिलेटेड वर्ड आता है, आइसोटॉप आता है, आइसोबार आता है, आइसोटोन्स आता है, आइसोडायाफर आता है, उनको भी हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहां से इस तरीके से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आइसोटॉप्स, अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूं, क्योंकि इसी फार्मूले का इस्तेमाल अभी हम कर लेंगे, काम हो जाएगा मेरा। आइसोटॉप में क्या होता है? कहीं पर भी किसी दो या दो से अधिक एटम हो, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो? नीचे की चीजें क्या हो? सेम हो, और ऊपर की चीजें क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, ऊपर की चीजें इन द सेंस मास नंबर, नीचे की चीजें का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। मेरे पढ़ाने के स्टाइल में थोड़ा सा आ जाओ भैया, वरना कहो क्या नीचे की चीजें, क्या ऊपर की चीजें? यार ये क्या बता रहे हैं कि नीचे की चीजें सेम हो और ऊपर की चीजें डिफरेंट हो? ऐसा कोई इस तरीके से दिमाग खुराफात मत लाना। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, वरना भी कहोगे कहना क्या चाहते हो, तो हम क्या बता पाएंगे भैया? हम ये कह रहे हैं 1H1 है, और क्या है? 1H2 है, और क्या है? 1H3 है। अगर यहां पे ये है हमारा प्रोटियम, ये है हमारा ड्यूटेरियम, ये हमारा क्या है? ट्राइटियम। इस वजह से यहां पे अब लिखेंगे नहीं हम, बस सुनो बस, ठीक है? रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है? ये हमारी एक्चुअल क्लास नहीं है। बात समझ में आई? यहां पे आप देखोगे एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर हमारा क्या है? डिफरेंट है। तो दिस इज आपस में, ये आपस में क्या है? among them are isotopes। ठीक है, जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? आपस में क्या है? एक दूसरे के आइसोटॉप है। क्लियर हुआ? ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे आइसोबार। क्या बात करेंगे बेटा? आइसोबार। आइसोबार, बार का मतलब बेटा सुनो सुनो सुनो, बार का मतलब बाल। क्या याद करोगे? बाल। ऊपर की चीजें क्या हो? सेम हो। अगर हमारी ऊपर की चीजें सेम है, ऊपर का इन द सेंस मास नंबर हमारा क्या है? सेम है। मास नंबर या क्या कहते हैं? एटॉमिक मास लिखा हो, या इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से हो जिससे ये मुझे पता चले कि हमारा मास नंबर की बात चल रही है, ठीक है? एटॉमिक मास की बात कर रही, एटॉमिक मास की बात कर रहा है, एटॉमिक वेट की बात कर रहा है। तो यहां पे हमारी क्या मैंने बोला? ऊपर की चीजें क्या हो? सेम हो, तो उसे बोलोगे आइसोबार। क्या बोलोगे? आइसोबार। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आइसोबार का कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हो। जैसे पोटेशियम हमारा 19 होता है, यहां 40 ले लो, और कैल्शियम हमारा क्या होता है मेरा भैया? 20 होता है, यहां पर क्या ले लो? 40 ले लो। तब अब देख लो यहां पे क्या है? ऊपर की चीजें क्या है? सेम। ऊपर की चीजें सेम का मतलब क्या हुआ? हमारा बार को भैया, बार, आइसो बार को बार समझना। क्या समझना? बार। इसका मतलब सर ने बताया था, या मैंने इस तरीके से बताया था, कुछ दिमाग पर बैठा लो। दिक्कत ये है ना यार, देखो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता कि कहो कि सिर्फ खाली पढ़ते रहो। यार रोकना भी तो है यार, अगर उसको रोकोगे नहीं, रोक ही नहीं पा रहे हो यार, पढ़ रहे हो फिर भूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो फिर भूल जा रहे हो। मेरा एक ही मकसद होता है, सिर्फ क्या? रोकना। बात समझ में आया? अगर वो रुकेगा तो वो तुम्हारा है, जो रुका नहीं वो तुम्हारा कहां है? अरे यार तुम समझ ही गए होगे, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे। बात समझ में आया? क्लियर है? जो रुका वही अपना, जो नहीं रुका उसका कोई मतलब नहीं रहा। बात समझ में आया? जो दूर चले जाते हैं वो भुला दिए जाते हैं। अभी ये भी कॉन्सेप्ट एक मैं बताऊंगा आपको, आप घबराइए नहीं, बस मेरे साथ बने रहिए बेटा। देखो इधर, यहां पे देखो, अगर हमारा क्या है? इस तरीके से ये क्या है? मास नंबर हमारा सेम है, तो इसे क्या बोलोगे? आइसोबार। तो दो चीजें हमने बताई, आइसोटॉप, नीचे की चीजें सेम, आइसोबार, ऊपर की चीजें बार सेम। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आइसोटोन। क्या बोलेंगे मेरा भैया? आइसोटोन्स। मेरे टोन में बोलो, मेरे टोन में बोलो, आइसोटोन न्यूट्रॉन, आइसोटोन न्यूट्रॉन, आइसोटोन न्यूट्रॉन। इसका मतलब यहां पे क्या चीजें सेम होनी चाहिए? न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हमारे न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है तो वो हमारा कौन है? आइसोटोन है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? जैसे अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर का सेम का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, A इक्वल टू होता है Z+N, तो N इक्वल टू हो जाएगा A-Z। इसी फार्मूले से हम यहां इस तरीके से देख लेंगे। कोई सा भी एक एग्जाम्पल दूंगा, बस, इससे ज्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा भैया, ये रिवीजन की क्लास चल रही है। अगर मैं चलो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, पोटेशियम का ही ले लेते हैं,
पोटेशियम 1939 ले लेते हैं और कैल्शियम 40, सॉरी कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा कितना होता है मेरा भैया, ये होगा हमारा 20, ये हमारा हो जाएगा 40। तो यहीं पर अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a माइनस जेड, और a की वैल्यू है मेरा भैया बोलो ना 39 और 19, ये कितना आ जाएगा हमारा 20, और ये भी हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस क्या लिखोगे z। a की वैल्यू कितनी है, मास नंबर कितना है बोल मेरा भैया 40, ये कितना है 20, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा आइसोटोन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से भैया हम। तो क्या क्या बताया, आइसोटॉप नीचे की चीजें सेम, आइसोबार बार सेम, आइसोटोन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा सेम। इस तरीके से न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो गया। अब हम बात करते हैं आइसोडायाफर, क्या बोलेंगे आइसोडायाफर। अगर मैं आइसोडायाफर, डायाफर डिफरेंस, डायाफर डिफरेंस, डायाफर डिफरेंस, किसका डिफरेंस ये जानना बहुत जरूरी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस। किसका भैया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस। अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस अगर है तब तो हम उसको क्या बोलेंगे आइसोडायाफर। अगर हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है तो वो न्यूट्रॉन है। ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान रखना कि आइसोडायाफर जो मैं रटवा रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं, डायाफर डिफरेंस, डायाफर डिफरेंस, डायाफर क्या बोलोगे मेरे साथ डिफरेंस। इस तरीके से क्या कहते हैं डिफरेंस, किसका डिफरेंस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस। अगर मैं अगर मैं यहां पर देखो मेरा भैया, अगर डायाफर की बात कर रहे थे, अगर मैं डायाफर आइसोडायाफर में अगर देखूं तो इसका एग्जाम्पल कोई सा भी अगर मैं लूं, जैसे 5 बोरान हमारा 11 और कार्बन 613, इस तरीके से मैंने ले लिया, कोई सा भी ले लो, एक आध एग्जाम्पल से मुझे आपको समझाना है, मैं समझा के आगे बढ़ता हूं, क्या लेना देना हमसे। यहां पे देखो भैया, अगर मैं यहां पे देख 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 इधर इधर इधर, कैसे कैसे करोगे, नीचे की चीजें क्या सेम है, इसका मतलब ये आइसोटॉप नहीं है, ऑप्शन को खचाक सीधा सीधा मारोगे। उसके बाद ऊपर की चीजें देखा सेम नहीं है, हमारा आइसोबार गया। फिर हमने देखा इधर देख, इधर इधर इधर, यहां पे a माइनस जेड किया, 11 में से 5 क्या कहोगे 6 आएगा। यहां पे 13 में से अगर 6 को निकाला जाए 7 आएगा। इसका मतलब आइसोटोन्स, आइसोटोन भी नहीं है, आइसोटॉप नहीं है, आइसोबार नहीं है, आइसोटोन नहीं है। इसका मतलब अगर तुम नहीं भी जानते हो कि आइसोडायाफर क्या है ये बवाल, तब भी तुम उसी को लगा देना। क्यों, क्योंकि मुझे जो नहीं मालूम है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम, कैसे नहीं मालूम, जब हम बताए रहे हैं तो कैसे नहीं मालूम होगा। इधर देखो मेरा भैया, इसका मतलब अगर मैं n माइनस पी की बात करूं तो डायाफर किसका डिफरेंस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस। यहां क्या करोगे 11 माइनस 5, यहां पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोलो मेरा भैया, सॉरी हाँ, ये इस तरीके से अगर यहां पे बात किया जाए तो पहले मैं ये निकाल लूं तो फिर अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं बेटा थोड़ा सा। अगर मैं यहीं पे बात करूं a माइनस, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, a इज इक्वल टू हमारा होता है z प्लस n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस जेड, और a की वैल्यू है 11 माइनस 6, सॉरी 11 माइनस हमारा क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो 11 माइनस हमारा क्या होगा, काम ही नहीं कर रहा है यार, 11 माइनस क्या लिखोगे 5, ये आएगा हमारा कितना 6 आएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं a इक्वल टू क्या लिखोगे z प्लस n होता है, तो n की वैल्यू, न्यूट्रॉन्स का नंबर पहले निकाल लेना मियां, वरना गड़बड़ हो जाएगा भैया, हम नहीं जानते। 13 माइनस 6 कितना आएगा यहाँ पे 7। हमारा नीचे की चीजें सेम नहीं, आइसोटॉप नहीं, ऊपर की चीजें सेम नहीं, आइसोबार नहीं, दोनों के डिफरेंस सेम नहीं, आइसोटोन्स नहीं। इसका मतलब अब ये क्या है, इसका मतलब ये अब हमारा दूसरा कोई बवाल है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस देखना होगा। और ये कैसे देखोगे, 6 माइनस 5 कितना आएगा 1 आएगा, और यहां पे हमारा n माइनस पी का मतलब हुआ 7 माइनस 6, ये भी क्या होगा मेरा भैया 1 आया। इसका मतलब हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या है, सेम है। क्लियर हुआ, इसका मतलब ये कौन है, आइसोडायाफर है। कौन है, आइसोडायाफर। नीचे की चीजें सेम, फिर से मैं बोल रहा हूं। अच्छा, आप रिवीजन अगर कर रहे हैं
तो ये ध्यान रखना कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, जितनी चीजें जितनी बार मैं बोल रहा हूं, प्लीज आप उसको उतनी बार बोलें। बात समझ में आए, तभी आपका रिवीजन अच्छे से होगा। ये फील करो कि सर मेरे सामने खड़े हैं और क्या कहते हैं, और मैं भी ये फील करके बात कर रहा हूं आपसे कि आप मेरे सामने बैठे हो। क्लियर है? इस तरीके से यहां रिवीजन करोगे तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और इससे ज्यादा फास्ट आप कर भी तो नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं। प्लीज मेरे साथ जुड़ जाओ बेटा, अदरवाइज ठीक है रिजल्ट क्या होगा। अगर आपने इस तरीके से कितना पढ़ाया गया, पन्ने गिना, बात समझ में आया, तो दिन गिनोगे, साल गिनोगे, कितने साल लगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। भैया 13 साल वाले भी हमारे दोस्त हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। तो हमारा आइसोटॉप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोटोन्स हो गया, आइसोडायाफर हो गया। अब हम बात करेंगे मेरा भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। किसकी बात करेंगे? जल्दी 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 आ जाओ बेटा। अब यहां पर हम किसकी बात करेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूं, अब हम ये बताओ, यहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो साफ साफ पता चल रहा है, किसकी बात पता चल रही है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा क्या हो? सेम हो। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम तो उसे क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अमा भैया कोई एटम हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इसको सॉरी एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? बस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम कर दो, हम उसको क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, क्या ले लूं मेरा भाई? CO की बात कर लो, N2 की बात कर लो, और क्या कहते हैं CN माइनस की बात कर लूं। ठीक है, देखता हूं भैया, मुझे मालूम नहीं, देखूंगा अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर। कार्बन में यहां पे देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन कहेगा ये आपस में क्या है, तो हम इसको क्या ऑप्शन में हमें दिया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर, कौन कौन सा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो ऑप्शन में वहां देख लेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा वो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा फिलहाल में। कार्बन का एटॉमिक नंबर, अच्छा हाँ एक पॉइंट समझो, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो वही एटम एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉन बोल दिया करना, समझ में आया? और निगेटिव लगा होगा तो उसमें एक जोड़ लेना, और पॉजिटिव लगा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना भैया? घटा देना, एटॉमिक नंबर को जोड़ करके। ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? बोलो भैया। कार्बन क्या होता है? 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, 8 6 कितना हुआ? 14। 7 होता है, 7 दूनी कितना हुआ? 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 होता है। फिलहाल यहाँ कार्बन कितना होता है? 6 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है? 7, 7 6 13, और 1 माइनसवा, ये कितना हो जाएगा मेरा भाई? 14। इसका मतलब ये हुआ आपस में इनके इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है। ये हमारे क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अच्छा, मुझे एक चीज और समझानी है, इस वजह से मैं क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देके समझाना चाहूंगा। ठीक है, आपसे मैं थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा। यहां पे देखो मेरा भैया, मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन है और दूसरा हमारा कौन है? सल्फर है। ऑक्सीजन है मेरा भैया, और दूसरा एग्जाम्पल हम क्या दे रहे हैं? सल्फर दे रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा मेरा भैया? 16 हो जाएगा। बोल भैया। सल्फर क्या होता है? सल्फर खुद एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया? सेम सेम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर हमारा सेम हो गया तो इसका मतलब ये कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर हुआ? आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अब आइसो डायाफर, 5 चीजें हम बता चुके। अब हम छठी चीजें बताने जा रहे हैं आपको, आइसो स्टेयर। आइसो स्टेयर कुछ है नहीं बेटा, ठीक है, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसी तरीके से आइसो स्टेयर भी है, बस फर्क सिर्फ ये है। फर्क क्या है कि यहां पे एटॉमिक नंबर सेम होता है। बात समझ में आया? ये इस तरीके से ध्यान रखना, यहां पे इलेक्ट्रॉन का भी नंबर सेम होगा और हमारे एटम का नंबर भी सेम होगा। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो जाए और एटम का नंबर भी सेम हो जाए तो इसे क्या बोलोगे? आइसो स्टेयर। बात समझ में आ गई? क्या बोलोगे? आइसो स्टेयर बोलोगे मेरा भैया। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या बोला था अभी, चलो मैं वही एग्जाम्पल ले लूं, इसी वजह से मैंने 2 एग्जाम्पल कराया, वरना कहते कि सर ये तो अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम पढ़ के आ रहे हैं, तो हम क्या करते? इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको ले रहे हैं CO और N2 और क्या बताया था? CN माइनस। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर बेटा इलेक्ट्रॉन देखो, दोनों में डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में ध्यान दो। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 14, यहां पर भी 14, यहां पे क्या है? 14, बोले तो 14 14 14 इस तरीके से है।
अगर मैं एटम के नंबर की बात करूं मेरा भाई, तो एटम का नंबर भी यहां 2 है, यहां पर भी एटम का नंबर 2 है, और यहां पे भी एटम का नंबर क्या है 2 है। अगर दो दो एटम का नंबर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है, तो ये 100% ये कौन है, आइसोस्टेयर है। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये हमारे जहन में इस तरीके से आ गया, ये क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि ऑल आइसोस्टेयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक या ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर आइसोस्टेयर। तो पहला वाला वर्ड हमारा सही है या दूसरा वाला वर्ड सही है, तुम खुद सोचो। फिलहाल मैं इस तरीके से मैं बात करता हूं, क्या है क्या नहीं है, तो मैं फिलहाल फाइनली बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मेरा भैया, जितने भी आइसोस्टेयर होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। लेकिन सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टेयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना लाजमी है, लेकिन आइसोस्टेयर के लिए भैया इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होना जरूरी है, और किसका, एटम का नंबर भी सेम होना जरूरी है। इसका मतलब आइसोस्टेयर है तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा सेम। तो 100% आइसोस्टेयर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। बस यही वर्ड याद रखना, ज्यादा घूमेंगे तो अभी फिर उसमें घूम जाओगे। तुम्हें भेजा था एक पहुंची, वो तुम तक पहुंची कि नहीं पहुंची, अगर पहुंची हो तो लिख भेजो पहुंची, पहुंच गई। बात समझ में आया? तो ये सब चीजें हमें नहीं करना फिलहाल, अदरवाइज बहुत सारा टाइम हमारा क्या कहते इस तरीके से चला जाएगा। आइए हम यहां पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिलहाल हम यहां पे जल्दी से आ जाओ, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे, मजा आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा बस खाली यार वही थ्योरी वाली बातें चल रही है और मजा नहीं आ रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। नहीं, फायदा भी होना जरूरी है, तभी क्या कहते हैं उसका, यानी कोई भी मेहनत किया जाए तो उसका अगर सिला ना मिले तो बेकार है वो। बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके से यहां पर हमारा रिवीजन हमारा हो ही गया। जितना मैंने रिवीजन कराया इसमें हालांकि ज्यादा क्वेश्चन क्या बनना यार, जितने भी क्वेश्चन बने थे मैंने खुद ही बना के सब दिखाया, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं पढ़ा ही रहा था। अभी तक आप देखेंगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही, फ्रेम में ही मैं जाके पढ़ा रहा हूं, वो एग्जैक्टली एज ए एग्जाम में आपको मिलेगा। आप इसका एहसास तो एग्जामिनेशन हॉल में ही होगा। फिलहाल यहां पे अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये पहला क्वेश्चन ही हमारा आ गया, बेरिलियम +2 क्या कह रहा है मेरा भैया, बेरिलियम +2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंड। बेरिलियम +2 किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी बता के आ रहा हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो, सेम हो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है मेरा भैया, 4 होता है। और 4 पर हमने क्या लगा दिया, 2+ लगा दिया, तो इसका मतलब कितना बचा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसमें देख लो, हाइड्रोजन पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्लस लगा के वो भी तुमने छीन लिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1+ लगा दिया, कितना बचा, 2, बस इसी पर लगा दो, बात खत्म हो गई। बात समझ में आया? आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, काहे को हम आगे बढ़े। वैसे फिलहाल चारों ऑप्शन देखा करो, ये गलत तरीका है, लेकिन फिलहाल हमें और भी आगे बात करनी है, इस वजह से क्या कहते हैं यहां पे हम अपने आप को यहीं पर रोकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चेंज इन एनर्जी वगैरह क्वेश्चन है फिलहाल यहां पे। अब देखो बेटा, क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा अभी ये सब क्वेश्चन कराने के लिए थोड़ा सा और रिवीजन कराने दो। रिवीजन पहले मैं थोड़ा सा करा दूं, उसके बाद फिर और मजा आएगा, अदरवाइज फिर उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। तो फिलहाल क्या कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बात करेंगे। अब हम आते हैं एक्चुअल चैप्टर पर। एक्चुअल चैप्टर हमारा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से फंडामेंटल पार्टिकल थे, उसको हमने कंप्लीट किया। अब हम यहां पर बात करेंगे एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में जल्दी जल्दी देखो भैया, ज्यादा हम इसमें वक्त नहीं देंगे आपको। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमसन मॉडल। क्या बोलेंगे, थॉमसन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है किसने दिया था, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करें थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जाहिर बात है नाम से ही पता चल रहा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल किसने दिया होगा, थॉमसन साहब ने ही दिया होगा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग पॉइंट आता है, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। ये हमारा सबसे पहला एटॉमिक मॉडल रहा है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल रहा है मेरा भैया, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओरली बात करूंगा बस। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा एटम होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से इस मॉडल का नाम पड़ा वाटरमेलन मॉडल। जैसे तरबूजा देखते हो, तरबूजे के अंदर जो उसका सीड होता है वो हमारा क्या है, कैसे ट्रीट करेगा, एज ए इलेक्ट्रॉन की तरीके,
और जो हमारा रेड पूरा रेड वाला पोर्शन होगा वो एज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरीके। तो वाटरमेलन मॉडल, क्या बोलोगे, वाटरमेलन मॉडल, और बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। क्या बोलेंगे मेरा भैया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या होगा, प्लम पडिंग मॉडल। प्लम, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लैंग्वेज कॉपी कर रहा हूं मेरा भैया, प्लम पडिंग मॉडल। और एक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेजिन पडिंग मॉडल। रेजिन पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल। क्लियर है। इस तरीके से यहां पर बस इतने पॉइंट याद करोगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल कौन सा मॉडल था, पहला एटॉमिक मॉडल था। इसकी खासियत क्या थी, खासियत ये थी कि हमारा, खासियत का मतलब अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ये क्या इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, इस तरीके से धसे होते हैं। ये शुरुआत की बात थी, पहली बार बात थी, इसीलिए आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई चीज करना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता है, इसीलिए आज इनकी इज्जत है। अदरवाइज ये हकीकत बात, ये चीजें सब क्या है, गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू थॉमसन ये बात क्या है, सही है। क्लियर है। यहां पर क्या बात करोगे, इस मॉडल को क्या नाम देते हैं, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, रेजिन पडिंग मॉडल। क्लियर है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं। दूसरा हम मॉडल की बात करेंगे, हमारा दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड। क्या बोलोगे मेरा भाई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट में मैं बताऊंगा। उन्होंने एटम को लिया और यहां पे इन्होंने अल्फा रेज को क्या किया, इस तरीके से डाला, अल्फा रेज को यहां पे डाला। अल्फा रेज क्या होते हैं, 2He4 होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। और कैसे होते हैं मेरा भैया, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है। अब यहां पे इन्होंने देखा साइड से तो रेज निकल गई, लेकिन जैसे ही सेंटर पे गई ये हमारी अपने रास्ते से क्या हो गई, डेविएट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो है बीच में जो जिसने क्या किया, इसका इसकी रेज को क्या किया, डेविएट किया। इसका मतलब फिर जब और बीच में गया तो देखा, क्या कहते हैं कि ये जो रेज थी ना वो हमारी क्या हो गई मेरा भैया, वापिस आ गई। क्या हो गई, वापिस आ गई। इसका मतलब इन्होंने कहा कि नो, ऐसा नहीं है कि एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। कुछ ना कुछ तो है बीच में, कुछ ना कुछ है जिसने मुझे रोका। मैं ऐसे यूं ही रुकने वाला नहीं हूं। बात समझ में आया, कुछ तो है जिसकी वजह से मैं रुका, अदरवाइज क्या कहते हैं, इस तरीके से मेरी रेज इस तरीके से यूं ही रुकने वाली नहीं है। क्लियर है नहीं मेरा भैया। अच्छा, इस वजह से इन्होंने, जिसकी वजह से रुका वो क्या था, न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ, रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट के जरिए हमारी किसकी डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस के क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। और एक बात और देखा, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तभी तो हमारी जो रेज पॉजिटिव होंगी, ये पॉजिटिव आपस में क्या हुई होंगी, आपस में रिपेल की होंगी। इस वजह से ये अपने रास्ते से क्या हो गई, डेविएट हो गई। लेकिन जो हमारा जब बीच में ही चले गए तो डेविएशन की बात ही खत्म हो गई, रास्ता ही आगे ब्लॉक है तो वापस तो आना ही पड़ेगा ना भैया। इस वजह से यहाँ पे बस इतना ही मैं बोलूंगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ आने वाला भी नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या याद करोगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। कौन एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। क्लियर हुआ। फिर आप क्या कहोगे, यहां पे बस समझाने के लिए मैंने पूरी चीजें समझा दिया। और सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। अब पता चला बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, सॉलिड पोर्शन हमारा क्या होता है, सेंटर में ही होता है। और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं मेरा भैया, रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या बोला था इन्होंने, पूरी बातें सुनते रहना। इन्होंने कहा न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में, और कुछ नहीं बोला। और एक बात और बोला, हाँ, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ, ठीक है, के जरिए क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इनकी सिर्फ पूरी बातें मैंने क्लियर किया। अच्छा, इसी वजह से रदरफोर्ड के इस मॉडल को
यहाँ पे दिस इज लाइक ए न्यूक्लियस, क्या है मेरा, सॉरी दिस इज लाइक ए सन, ये हमारा सन होता है सेंटर में, क्यों भैया, और सारे प्लेनेट क्या करते हैं, पेरी पेरी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी वजह से इस मॉडल का नाम पड़ा सोलर प्लेनेटरी मॉडल। क्या नाम बोलोगे मेरा भैया, सोलर प्लेनेटरी मॉडल। बात समझ में आया। और दूसरी बात, एक बात और, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, इस वजह से इस मॉडल का और नाम पड़ा, इसे क्या नाम दोगे, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। क्या बोलोगे, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। इसको दो नाम दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया, सोलर प्लेनेटरी मॉडल नाम दिया गया, और दूसरा क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया। न्यूक्लियर इसलिए दिया गया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और सोलर प्लेनेटरी इसलिए दिया क्योंकि लाइक ए सन सेंटर में, और सारे प्लेनेट क्या करते हैं, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही ये बात मैक्सवेल साहब ने सुनी, बस बात खत्म हो गई। अच्छा एक पॉइंट और, यहां पे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा इस सेंटर में है, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ये हमारी जो है वो हमारी क्या है, थोड़ा सा यहीं तक समझ लो भैया, ठीक है, ये हमारी होगी रेडियस ऑफ क्या, एटम। क्लियर है। यहां पे इस तरीके से थोड़ा गंदा लग रहा है, सही से बना देते हैं, काहे को इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। इधर देखो मेरा भैया, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा क्या है, एटम है, ये हमारा कौन है, न्यूक्लियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और दिस इज द रेडियस ऑफ क्या मेरा भाई, एटम। बात समझ में आया। घबराना नहीं बेटा, प्लीज प्लीज, मैं आपसे आजाना दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज सारे के सारे लेक्चर को, रिवीजन वाले को, जो भी मैं करवा रहा हूं आप कर लेना। यकीन नहीं मानोगे, दुआ के अलावा कभी गाली नहीं दोगे, ये बात कंफर्म है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, सारी बातें याद आएंगी आपको, और उसके साथ साथ बस सिर्फ आप टिक करते चले जाओगे, बस उन्हीं दुआओं के का ही असर है जो कि मैं समझ लो फिर से जिंदा हुआ। बात समझ में आया। फिलहाल मुझे ऐसा ही फील होता है, पता नहीं क्या है भैया, अल्लाह बेहतर जाने। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये हमारी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये क्या है मेरा भैया, रेडियस ऑफ क्या मेरा भाई, न्यूक्लियस, और आर ए क्या है हमारी, रेडियस ऑफ क्या है, एटम। ठीक है, ये हमारा क्या है, एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की एटम, न्यूक्लियस की रेडियस। अगर मैं यहीं पर एक बात बता दूं, अच्छा इसकी जो वैल्यू होती है, अब अगले पेज पे मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो पूछा जाता है। ये एटम का होता है 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, और न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻15 मीटर का। तो ये जब कैंसिल होगा तो ये हमारा आ जाएगा 10⁵, ठीक है, गुना। इसका मतलब ये हुआ किसी भी एटम की जो रेडियस होती है वो हमारे न्यूक्लियस के 1,00,000 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। ये याद रखना, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है 10⁵ होता है भैया। ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है एटम की रेडियस, और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो हमारी 10⁻⁻15 मानी जाती है। तो इस वजह बेसिस पर ये ऐसे फील करो, ये कहते हैं ऐसे इसको फील करो कि जैसे हमारी कोई बॉल कहां पे, पिच ग्राउंड में सेंटर पर हो, और हमारी पूरी पिच हो, क्रिकेट का मैदान हो पूरा, उस तरीके से फील किया जा सकता है। ठीक है, एटम की रेडियस हमारे न्यूक्लियस के रेडियस के 1,00,000 गुना क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, अब हमारा कौन सा मॉडल खत्म हो गया, थॉमसन खत्म हो गया, रदरफोर्ड खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बोहर मॉडल की। अच्छा, बोहर मॉडल को समझने से पहले एक बात थोड़ा सा और भी बात कर लो यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात ये याद करने योग्य बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या है, थोड़ा सा अभी हमने कहा कि यार ये बताओ, जब ये रदरफोर्ड साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा न्यूक्लियस से क्या होता है, बोलो मेरा भैया, बोले तो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से कूलॉम्स लॉ के जरिए, और ये चार्ज पार्टिकल है और रिवॉल्व करता रहता है। तुरंत भाई साहब मैक्सवेल को रहाइश नहीं हुआ, मैक्सवेल को, ठीक है, ये बात नागवारा गुजरी, क्या गुजरी, नागवारा गुजरी। इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी थ्योरी इसका मतलब फेल है। उन्होंने कहा, किसने, मैक्सवेल साहब ने, किसने कहा, मैक्सवेल साहब ने कहा, रुको बताते हैं अभी तुम्हारा हम। इन्होंने देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और बाहर के फोर्स से कोई बैलेंस नहीं है, जैसा कि रदरफोर्ड साहब ने कहा, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा
तो वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो पहले एनर्जी ज्यादा थी, फिर कम हुई कम हुई कम हुई, तो उसकी ऑर्बिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज होते 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 वो सर्कुलर से क्या बन जाएगा, स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये कहा किसने, रदरफोर्ड साहब ने, कि न्यूक्लियस हमारा सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक, बात अभी समझ में आ जाएगी। मैक्सवेल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्व करेगा तो ये हमारा इस सर्कुलर के जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा तो इसमें एनर्जी हमारी क्या होगी, रेडिएट होगी। जब एनर्जी रेडिएट होगी तो ये सर्कुलर पाथ से कौन सा पाथ, स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। बात समझ में आया। इसका मतलब मैक्सवेल साहब के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब स्टेबिलिटी के बारे में कौन डिफाइन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड साहब। ठीक है, किसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सपेरिमेंट क्या ऐसे सीधा बोल सकते हो। ठीक है, मैक्सवेल साहब के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर है वो हमारा अगर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। जब एनर्जी हमारी रेडिएट होगी तो वो अपनी ऑर्बिट को क्या कर देगा, फॉलो नहीं कर पाएगा, और वो सर्कुलर से क्या होगा, स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए कहां पर गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब रदरफोर्ड साहब स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्या याद रखना हो सकता है, ये पूछ ले आपसे कि यार ये बताओ, प्लेनेट की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, प्लेनेट। यार हमारा सन होता है, क्या होता है मेरा भैया, सन। ठीक है, इस तरीके से हमारा सन होता है, और ये हमारा इस तरीके से सन मान लो है, मान लिए, मानने में क्या जाता है, मान लो ना भाई। ठीक है, और ये हमारी क्या है, प्लेनेट है। बोलो मेरा भैया, अरे यार प्लेनेट भी, प्लेनेट का मतलब समझ रहे हो, उपग्रह। बोले तो अर्थ की बात कर लो, मून की बात कर लो, सैटर्न की बात कर लो, जुपिटर की बात कर लो। क्लियर है ना मेरा भैया। ये सारे हमारे जो उपग्रह हैं वो हमारे ग्रह, बोले तो क्या, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, प्लेनेट। क्लियर है, ये इस तरीके से बात समझ में आया, ये रिवॉल्व करते रहते। लेकिन ये प्लेनेट तो सन में नहीं गिर जाते, वरना तो आज तक पृथ्वी क्या हो गई होती, खत्म हो गई होती। इसका रीजन कोई बच्चा बताए तो कोई बात है। क्लियर है, तो इसका रीजन ये है कि प्लेनेट आर, ठीक है, अनचार्ज। एक वर्ड मैं आपको बता दूं, याद रखना, क्वेश्चन यही पूछेगा, प्लेनेट कैसे होते हैं, अनचार्ज होते हैं। प्लेनेट पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसी वजह से हमारी जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। कैसी ऑर्बिट, ये सब बात करने का टाइम नहीं है, वरना फिजिक्स पढ़ाने लगूंगा अभी मैं। बस इतना समझो कि सर क्या कहते हैं, सन के चारों तरफ प्लेनेट जो हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन कभी भी प्लेनेट सन में नहीं गिरता। वजह एनसीईआरटी बोलता है कि प्लेनेट हमारा कैसे क्या होता है, अनचार्ज होता है। ये हमने आज क्या कहते हैं, अभी तक फिलहाल क्या थॉमसन मॉडल को क्लियर किया, रदरफोर्ड को क्लियर किया। अब हम बात करने जा रहे हैं बोहर साहब की। किसकी बात करेंगे भैया, बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा घबराना नहीं, अगले लेक्चर में ये कोशिश करूंगा कि मेरा चैप्टर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। अभी शुरुआत थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है मेरा भैया, फिनिशिंग बड़ी अच्छी करता हूं मैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जाहिर बात है थोड़ा फंडामेंटल पार्टिकल को समझाना जरूरी होता है यार। अगर आप इसको सारी चीजों को नहीं जानोगे, अभी मैं खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते चलूं, फिर कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, करवाएंगे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन, पीपीटी नहीं बनवाया हूं, अच्छे से बनवाया हूं, ये सोच करके कि जितने भी 4 टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएं। और वैसे भी पीवाईक्यू ही ज्यादा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पर करवाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखो और हमेशा कनेक्टिविटी में बने रहो। बात समझ में आया, 100% फायदा होगा। क्लियर है, ये बात हम आपको वाजे करने पहले से। अच्छा बोहर साहब की बात किया जाए तो बोहर साहब की बात अगर मैं करूं तो बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बोहर साहब ने क्या कहा कि यार ये बात चलो सही है, किसकी, रदरफोर्ड आए, थॉमसन को समझ लो क्या किया, हटाया।
अब वो मैक्सवेल साहब भी रदरफोर्ड को समझ लो डिस्कार्ड कर ही दिए थे, लेकिन रदरफोर्ड आए और अब बोहर अब आए हैं, अब रदरफोर्ड की बात में वहां ढूंढ रहे हैं कि कोई चीज मिल जाए, हमारा भी कुछ नाम हो जाए। आओ फिर इनकी बात करते हैं भैया। इन्होंने कहा कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा, चलो ये बात सही है, कहां पर होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रदरफोर्ड भी बोले थे, बोहर भी सर्कुलर ही बोल रहे हैं। बात समझ में आया? सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, बोलो मेरा भैया। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट वर्ड सिर्फ बोला था रदरफोर्ड ने, बोहर साहब कहते हैं पार्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में। पार्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब जिस ऑर्बिट में यहां पे, इधर देखो, इधर पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, उन्होंने सिर्फ कहा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। कहां, यहां रिवॉल्व कर रहा है, यहां कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी खुद की पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो होगा h/2π के इंटीग्रल, क्या मेरा भैया, मल्टीपल में होगा। ध्यान दीजिएगा, पहली ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट में, तीसरी ऑर्बिट में, चौथी ऑर्बिट में भैया 1.5, 2.5, सवा, 2.5, पौने 3, सवा 4, इस वाली ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करेगा। मींस मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं यहां नहीं घूमेगा, यहां नहीं रिवॉल्व करेगा। बात समझ में आया? ठीक है। पार्टिकुलर ऑर्बिट में पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, कोई सी भी ऑर्बिट होगी वो हमारा फिक्स होगा। क्वांटम नाम ही से पता चल गया, ठीक है। इसे बोला भी जाता है फर्स्ट क्वांटम मॉडल, ठीक है। किसको, बोहर एटॉमिक मॉडल को बोला जाता है, इसी वजह से बोला जाता है। और यहां पे n की वैल्यू होगी क्या, 0 नहीं 1, 0, n की वैल्यू 0 बोल दोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया, और इलेक्ट्रॉन हमारा कभी न्यूक्लियस में नहीं होता। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से बात समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। 1.5, 2.5, सवा 2.5, पौने 3, सवा 4 में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता। किसने बताया, बोहर साहब ने। और एक बात इन्होंने और भी बताई, कहा कि जो हमारा ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है ये वाकई आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, लेकिन जो हमारी वेलोसिटी v होती है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या मेरा भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्यूगल फोर्स के द्वारा आपस में क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, बराबर हो जाता है। इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो अपनी पार्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता रहता है। ऐसे नहीं कि बाहर चला जाए या अंदर चलाए, जब तक मैं उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दूंगा कभी वो अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिजिक्स इतनी आनी चाहिए और आती भी होगी, मुझसे ज्यादा आती होगी अब फिलहाल, पहले नहीं आती रही होगी। तो तैयारी पीरियड में फिजिक्स पढ़ा चुके हैं हम, बता दे रहे हैं। इधर देखो, इधर mv²/r और यहां पर क्या होगा मेरा भाई, 1/4πε0 q1 q2/r²। अब ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आएगा नहीं बिलाल, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आया? तो यहां पे हमने क्या बताया मेरा भाई, बोहर एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग ये सारी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारी ऑर्बिट होती है k, l, m और क्या मेरा भैया यहां पे इस तरीके से n, यहां पर ये हमारी क्या होती है, ऑर्बिट होती है k, l, m, n, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, ऑर्बिट का नंबर होता है। हाँ भैया, ये सारी चीजें हमने बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, हमने अभी एक पॉइंट और भी बताया था कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल जो होता है वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बोलोगे इसको, यहां थोड़ा सा ना लिखो, इधर ही आ जाओ थोड़ा साफ सुथरा। यहां पे देखो मेरा भाई, इसी को हमने अभी बोला भी था, क्वांटम। हमने कहा था ये क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये फिक्स होती है मेरी, ठीक है। इसका मतलब इसके बोलोगे पहला ये हमारा क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा। क्वांटम क्या लिखोगे मेरा भैया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।
ठीक है। फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज कौन सा होगा हमारा, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर हम इस तरीके से अगर बात करें तो हमने क्या कहा, यहां पे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इस तरीके से हमारी क्या है मेरा भैया, ऑर्बिट का नंबर है। ठीक है, ये हमारी K है, ये हमारी L है, ये हमारा N है, और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये KLMN है। क्लियर है, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट। क्लियर है। यहां पे क्या होता है, ध्यान दो भैया, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, अगर इस तरीके से एनर्जी यहां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांजिट होता है कभी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, इनर से कहां पर, आउटर ऑर्बिट में होता है। कहां से, इनर से आउटर ऑर्बिट। तब हमारी जो एनर्जी जो होती है, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो एनर्जी हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी मेरा भैया, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आउटर ऑर्बिट से किधर हो रहा है भैया, इनर ऑर्बिट में हो रहा है। बस क्वेश्चन पर आ रहे हैं, घबराओ नहीं, इनर ऑर्बिट में हो रहा है। बाहर से अंदर की ऑर्बिट में अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तब यहां पे जो एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, इमिट करती है। क्या करती है मेरा भैया, इमिट होती है। ठीक है, एनर्जी हमारी क्या होती है, निकलती है, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब या इमिट होती है वो एच न्यू के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, या तो एब्जॉर्ब होगी या तो हमारी क्या होगी, इमिट होगी। ठीक है, एच न्यू अभी तो बताया था मैक्स के अकॉर्डिंग, क्या बताया था, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। इधर देखो हमने कहा था यहां पर एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में क्या होगी, या तो क्या होगी, इमिट होगी, या तो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू, और न्यू बराबर होता है मेरा भैया क्या, सी अपॉन लेमडा। इस वजह से एक फार्मूला हमारा आ जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू लिखोगे एच सी अपॉन लेमडा। इस वाले फार्मूले पर अब हम क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है, डेल्टा ई इक्वल टू क्या लिखोगे, एच सी अपॉन लेमडा। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर क्लियर कर लिया। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट और हमारा इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये क्लियर हो गई सारी बातें। आइए हम इस पर बोहर मॉडल पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपको भी लगे कि हाँ हमारा कुछ फायदा हुआ। यहां पे देखो भैया, कह रहा है इन इफ चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा है, 3 × 10⁻⁸ जूल है, एच की वैल्यू 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड है। ठीक है, वेलोसिटी हमारी सी जो है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तब हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो सीधा सीधा यहां फंडा हमारा, हमने अभी बताया डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच की वैल्यू क्या होती है, लिखी हुई है 6.6 × 10⁻34। सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ और हमारी चेंज इन एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी दी है मेरा भैया, 3 × 10 एनर्जी कितनी दी है, 3 × 10⁻⁸ ये दी गई है। बोलो भैया, अगर हम यहां पे देखें तो ये 3 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। बस आप इस तरीके से इसको 6.6 × 10⁻34 है। अब यहां पे +8 कर लो, -8 कर लो। ठीक है, +8 कर लो मेरा भैया और -8 कर लो। अभी इस तरीके से ये हमारा +8 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी +8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 होता है, 32 2 34, इसका मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगा, -18 वाला कोई ऑप्शन है तो क्या होगा, 6.6 × 10⁻- क्या है मेरा भैया, 18 क्या आ जाएगा, मीटर। कितना किसमें, अच्छा यहां पे वेवलेंथ हमसे किसमें दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। किसमें दिया है, एंगस्ट्रॉम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻-10 क्या मेरा भाई, मीटर। तो अगर हम 10⁻-10 मीटर को 10⁻-18 मीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे 6.6 × 10⁻⁸ आ जाएगा। तो ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरा भैया। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं मेरा भैया। ये इस तरीके से सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ प्लेन्स कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻34 जूल है।
वेलोसिटी ऑफ लाइट इज क्या है 3 इंटू 10 की पावर 8 है। which value is closest to the wavelength in meter of quantum of the frequency of 8 into 10 की पावर -15 पर सेकेंड। क्लियर है। अब यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, हमसे पूछा है वेवलेंथ पूछा है, किसमें मेरा भैया, मीटर में। वेवलेंथ हमसे क्या पूछा है, मीटर में पूछा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला तो हमने पढ़ाया है hc अपान लेमडा, लेकिन एक न्यू बराबर पढ़ाया है c अपान लेमडा। अगर मुझसे फ्रीक्वेंसी दिया है तो डायरेक्ट हम c अपान लेमडे वाले फार्मूले से रख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। क्या मतलब है इसमें जाने का, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लेमडा इज इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे, c अपान न्यू, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट हकीकत में। क्लियर है। और न्यू की जो वैल्यू है दी गई है, कितना दी गई है मेरा भैया, यहां पे दी गई है 8 इंटू 10 की पावर 15 दिया गया है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं 15 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 8 और 7 15 होता है, तो इसमें यहां पर अगर बात करोगे तो अच्छा, इसको अगर कैंसिल किया जाए तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 30 हो जाएगा। ठीक है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 होगा, और 24 और क्या कहते हैं 6 हुआ, 8 सते 56, 0.37 वाला कोई ऑप्शन होगा तो इस तरीके से यहां पर इसको लगा लेना मेरा भैया। और 10 की पावर हमारा कितना है, और किसमें पूछा है मुझसे, मीटर में पूछा है, बोलो मेरा भैया। तो जब मीटर में पूछा है तो यहां पे इस तरीके से 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है, -7 है। अगर थोड़ा इसको और शिफ्ट करें तो 3.7 करेंगे तो एक पावर हमारी और एक बढ़ जाएगी माइनस में। तो ये वाला कोई ऑप्शन हो तो लगा दो मेरा भैया, जल्दी से लगा करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात समझ में आना चाहिए, c अपान लेमडा लगाओ, आंसर लाओ यार, ये कैलकुलेशन पे ना जाओ। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, थोड़ा कुछ अपने आप भी कर लो, बस कॉन्सेप्ट समझो जल्दी जल्दी। कैलकुलेट द एनर्जी इन क्या है, जूल, क्या लिखा है, किलो जूल, करेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या मेरा भैया 45 नैनोमीटर। h की वैल्यू दी गई है, और हमारा और लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दी गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहां पर कर लेना, डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखोगे एच सी अपान क्या लिखोगे, लेमडा। यहां पे एनर्जी की बात करोगे, पूरी क्वेश्चन अब मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा फिलहाल। यहां पे -34 हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, 3 इंटू 10 की पावर क्या मेरा भैया 8 कर लेना। और वेवलेंथ हमारी कितनी दी है, 45 नैनोमीटर दी है। तो 45 नैनोमीटर को मीटर में बदलते हो जब, तो 10 की पावर -9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना भैया, जो भी इसका आंसर आएगा देख लेना। ठीक है, यहां पर इस तरीके से जो भी आंसर आएगा इसको देख लेना। ठीक है, ये कोई पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। एक जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है वैसे ये भी क्वेश्चन है, कोई फायदा नहीं है, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ प्लांस कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दी गई है, वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम विद द फ्रीक्वेंसी। ए मियां इधर फ्रीक्वेंसी बोला है तो न्यू इक्वल टू c अपान लेमडा, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8। सेम टाइप के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा, नहीं करेंगे, जाओ। बात समझ में आया। और हमसे क्या पूछा है, क्या क्लोजेस्ट वेवलेंथ पूछा है, और हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। अगर वेवलेंथ पूछा है तो फ्रीक्वेंसी दी गई तो अपान फ्रीक्वेंसी कर लेना, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें कितना दिया है, 8 इंटू 10 की पावर क्या दिया है, 15 दिया गया है। बोलो मेरा भैया। तो इसको भी तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे हमारा देखोगे तो ये हमारा जो वेवलेंथ आएगी वो क्या होगा मेरा भैया, पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 0.3 से 3 और 7.5 के अप्रॉक्स आएगा, इंटू 10 की पावर यहां पे 8 7 15 माइनस क्या हो जाएगा मेरा भैया 7 आ जाएगा। और अगर मैं इसको 37.5 इंटू 10 की पावर क्या कर लूं, -9 कर सकता हूं, क्योंकि ये हमारा किसमें है, ये हमारा किसमें आएगा, मीटर में आएगा। और इसकी वैल्यू होती है हमारी क्या, बोलो मेरा भैया, इसकी वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर, और नैनोमीटर में है तो 37.5 को अप्रोक्सीमेटली ये 40 के आप आसपास बोल रहा है। क्यों, क्योंकि 4 इंटू 10 की वैल्यू होगी क्या, 40। इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से यहां पर, लेकिन ये किस में वैल्यू आएगी, नैनोमीटर में आएगी, क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 क्या 9। ठीक है, मीटर की।
तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। छठे क्वेश्चन पर जल्दी से आ जाओ, कुछ है नहीं भैया। एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की बात कर रहा है, बॉडी स्कैनर जिसमें हॉस्पिटल पे ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका वेवलेंथ सॉरी क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है 400 मेगा हर्ट्ज दिया गया है। कैपिटल एम हुआ करे तो मेगा समझा करो, छोटा अगर एम लिया है वो तो उसका मतलब मिली होता है, ध्यान दीजिएगा। और हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है ना भाई, सॉरी वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू रेडियो फ्रीक्वेंसी, सॉरी रेडियो फ्रीक्वेंसी में हमसे कह रहा है वेवलेंथ बता दो। आमा मियां अभी तो मैंने बताया था, क्या बताया था मेरा भैया, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। सेम टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं मियां। इधर देखो मेरा भाई 3 इंटू 10 की पावर 8 है, बोलो भैया फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी है, 400 और मेगा हर्ट्ज, मेगा होगा तो 10 की पावर 6 कर लेना। जैसे ही 6 करोगे ये देखो कितने आसानी से आंसर आ रहा है, एकदम हलवा है भाई साहब, बात समझ में आया। 4 इंटू 10 की पावर क्या कर देना, यहाँ पे 6 2 8 कर देना, और जैसे 6 2 8 करोगे 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये हमारा 0.75 आ जाएगा। क्यों भैया, यानी 3/4 का मतलब होता है 75%, 0.75 क्या कहते हैं, इस तरीके से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और हमसे किस में आंसर पूछा है, फिर कोई अच्छा कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब हमारा इस तरीके से मीटर में आया, तो जो ऑप्शन है वही ऑप्शन लगा लो, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोटोन व्हिच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी, कह रहा है कौन सा फोटोन है जिसकी एनर्जी हमारी मैक्सिमम है। तो आपको ये पता है एनर्जी के लिए फार्मूला हमने बताया है Hc अपान क्या होता है, लेमडा। अच्छा हमसे क्या है, मैक्सिमम एनर्जी पूछा है। मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ये हुआ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बोलो मेरा भैया। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, बोलो मेरा भैया। और मैक्सिमम एनर्जी बोला है तो मैक्सिमम एनर्जी में इसका उल्टा कर लो, इसका क्या कर लो, उल्टा कर लो। क्या उल्टा करोगे, यहां पे देखो ये उल्टा करोगे कि वेवलेंथ हमारी क्या है, जिसकी सबसे कम हो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। और वेवलेंथ के लिए हमने आपको बताया है विबग्योर, अगले टर्न पर बताएंगे भी फिलहाल। अब हमारे इतने क्वेश्चन हो गए जितने मैंने पढ़ाया था, आगे की क्वेश्चन अब अगले टर्न पर करेंगे तो सब बताएंगे। अच्छा भैया घबराइएगा नहीं। तो यहां पर 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की बात आती है, तो यहां पे जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो वेवलेंथ किसकी कम है, बोलो मेरा भैया, वायलेट की। तो वायलेट वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि विबग्योर में आप देखोगे यहां पे 400 से 750 नैनोमीटर, अगले टर्न पर हम बात करेंगे। क्लियर है। अच्छा कह रहा है ए पार्टिकल 3 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन देन द पार्टिकल इज, ठीक है। अब बस इतने क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जो कि हमने रिवीजन करवा दिया है। क्लियर है। बस आज के लिए इतना ही हम करेंगे, आज पहला लेक्चर भी है, ज्यादा कुछ हम बताना भी नहीं चाह रहे हैं, ज्यादा कुछ पढ़ाना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से है। अब आगे के जो होंगे 7 क्वेश्चन हो गए और बहुत सारे टॉपिक को मैंने क्लियर भी कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप एकदम से ऐसे रहो जैसे लगे कि बस जल्दी से लेक्चर आए और उसको मैं क्या करूं, उसको कंप्लीट करूं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।